नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अभिषेक त्रिवेदी में। मित्रों, आज हम बात करते हैं शब्द पर। इससे पहले हम लोगों ने वर्णमाला को पढ़ा था और आशा करता हूँ जो आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम ठीक उसी प्रकार आज समझते हैं कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द में क्या है। तो ठीक मित्रों, समझते हैं शब्द। शब्द समझाने से पहले मैं थोड़ा पीछे आपको ले जाऊँगा। इससे पीछे मैंने आपको पढ़ाया था कि सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद पद और पद के बाद क्या, वाक्य आया था। ठीक है मित्रों, तो देखो ध्वनि क्या थी। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या, वर्ण हो गई, या भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो गई। मौखिक का यूज़ हो रहा था ध्वनि, लिखित का यूज़ हो रहा है तो वर्ण, या फिर लिखित का नहीं भी यूज़ हो रहा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण हो रहा था। अब देखते हैं शब्द क्या होता है। तो देखो, शब्द वर्ण से ही मिलके बना होता है। शब्द क्या होता है, वर्ण से ही मिलके बना होता है। जैसे हमने लिख दिया रा, ये वर्ण है, सबसे छोटी इकाई है, लिख दिया। लेकिन अब इसको हम शब्द कैसे बनाएं, तो इसका यदि हम सार्थक इकाई, सार्थक मतलब होता है जिसका कुछ अर्थ निकले। जैसे हमने कह दिया रामायण, लिख दिया ना, ये इसका क्या है, उच्चारित करते ही गुण क्रिया जाति आदि का किसी एक का बोध हुआ। यदि बोध हुआ तो क्या हो गया, ये शब्द हो गया। अब देखो, इसी को यदि उल्टा लिख लें, ऐसे लिख दें, तो इसको उच्चारित करते ही क्या आपके मन में कोई भाव उत्पन्न होता है? नहीं हो रहा है ना। उच्चारित करते ही कोई भी आपके अंदर भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, ये शब्द नहीं है। यानी कि इसको हम शब्द की श्रेणी में नहीं रखते हैं। शब्द की श्रेणी में वही आएगा जिसका कि कोई सार्थक अर्थ निकले। ठीक है, ये आता है लेकिन ये निरर्थक है। और आप जानते हैं कि निरर्थक, जिसका आज की दुनिया में कोई अर्थ नहीं है, वो क्या है, बेकार होता है। तो जिसका अर्थ है वही क्या है, वही कारगर है। और यही आपके सामने लिखा हुआ है, ये परिभाषाएं लिखी हुई हैं कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, शब्द होती है। या वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। सार्थक अर्थ आपको बता ही चुके हैं, जिसका कोई अर्थ हो और उच्चारित करते ही आपके मन में गुण क्रिया जाति आदि का बोध हो जाए, तो ये क्या होता है, ये शब्द होता है। ठीक है, अब देखो, अब जब ये शब्द है तो इनकी कुछ ना कुछ शक्ति होती होगी। तो हम बात करते हैं शब्द के शक्ति पे। तो देखिए, शब्द की शक्ति तीन प्रकार की होती है। शब्द शक्ति होती है तीन प्रकार की, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये तीन होते हैं, ये याद रखना, ये बहुत पूछते हैं। अब अभिधा पे बात करते हैं। अभिधा क्या होता है, देखिए, जो हम बात कह रहे हैं, जैसे हमने कोई बात आपसे कही और वही आपने समझी। जैसे हम कह रहे हैं आपसे, शब्द शक्ति के तीन प्रकार होते हैं, आप यही तो समझ रहे हैं कि शब्द की शक्ति होती है, उसके तीन प्रकार होते हैं। तो यही अभिधा है। यानी कि इसको इस भाषा में बोल देते हैं कि ये वाचार्थ प्रकट होता है। वाचार्थ मतलब अर्थात जो कहा जाए वही समझा जाए, ये क्या होता है, ये अभिधा होता है। ठीक, इसमें उदाहरण लिखा हुआ है। जैसे कुत्ता भौं भौं करता है, मैंने आपसे कहा, तो भौं भौं आप समझ गए, भौं भौं करता है यानी क्या, ये कुत्ते की क्या है, बोली है। ये कुत्ते की क्या बोली है, कि भौं भौं उसकी क्या बोली है, आप समझ गए। अब देखिए, इसी को हम दूसरे शब्दों में कैसे यूज करते हैं। लक्षणा मतलब लक्षण देख के। लक्षणा मतलब क्या होता है, लक्षण देख के। अब देखो, जो कहा जाए लेकिन उसका भाव दूसरा हो, उसको हम क्या कहते हैं, लक्षण कहते हैं। अब देखो, जैसे छोटा बच्चा है, उसके लक्षण देख के कह दिया जाता है। जैसे हमने कह दिया, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। तो जैसे कोई छोटा बच्चा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, अनुशासित है, तो उसको देख के यही बोल दिया गया मुहावरा। तो इसका अर्थ यही होता है ना कि ऐसा तो है नहीं कि उसके कोई पत्ते निकले हुए हैं तो उसके पत्ते देख लिए हमने कि चिकने हैं तो बहुत अच्छा ये वृक्ष तैयार होगा। ऐसा तो नहीं, उसकी आदतें देख के हमने क्या मुहावरा कहा, होनहार विरवान के होत चीकने पात। तो जो ये मेरा भाव है, भाव कहने का ये है कि ये बहुत अच्छा लड़का होगा भविष्य में। तो ये क्या है, ये मेरे भाव हैं। और हम क्या कह रहे हैं, मुहावरे के तौर पे इस लड़के के लिए कह रहे हैं। तो ये क्या है, इसके लक्षण देख के कह रहे हैं, तो ये हुआ लक्षणा। जैसे यहाँ पे ऊपर हमने कहा था कुत्ता भौं भौं करता है, ये कुत्ते की बोली हो गई। अब देखो नीचे ये उदाहरण लिखा है, वहाँ सब लोग आपस में भौं भौं कर रहे थे। अब कहीं लड़ाई हो रही थी तो हमने कहा आपस में भौं भौं कर रहे थे, इसका मतलब
कि वो कुत्तों की तरह चिल्ला रहे थे, ना कि वो कुत्ते हैं। वहाँ सब लोग ऐसा तो है नहीं कुत्ते हो गए हैं तो भौं भौं कर रहे थे। हमने उनके लक्षण देख के ये कहा कि वहाँ पे सब लोग भौं भौं कर रहे थे, ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे कुत्ता भौंकता है, ये कुत्ते की बोली बोल रहे थे। तो ये क्या, उनके लक्षण देख के बात कही गई। तो यदि ऐसे वाक्य दे दें और यहाँ पे कहा जाए आपसे कि इसमें क्या है, कौन सा है, तो इसमें लक्षणा शब्द है। इसमें क्या है, लक्षण देख के लोगों का कहा गया है कि वो भौं भौं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये लक्षणा शब्द की विशेषता है। अब देखो व्यंजना, व्यंजना क्या होता है, एक ये हो गया जो कहा गया वो समझा गया। दूसरा क्या है कि जो कहा गया उसका भाव दूसरा है। हम किसी को कुत्ता नहीं कह रहे हैं लेकिन कुत्ते की तरह भौंक रहा है, ये कह सकते हैं जब वो चिल्ला रहा है, ठीक है। तो यहाँ भाव दूसरा है, लक्षण देख के कहा गया। अब देखो व्यंजना, व्यंजना क्या होता है, व्यंजना ये होता है कि एक ही शब्द में, व्यंजना मतलब हम किसी को व्यंग भी जब मारते हैं तो यदि किसी को एक शब्द कहें, एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं ना, जिसको हम कहते हैं डबल मीनिंग में बात कर रहा है ये, ऐसे इस टाइप से। तो डबल मीनिंग वाले जितने शब्द आते हैं ना वो क्या, व्यंजना होंगे। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, भूषण बिन ना विराज ही कविता बनिता भित। ये देखिए, ये बहुत ही फेमस लाइन है। किसकी है ये अलंकारवादी कवि केशवदास की है। अलंकारवादी कवि कौन, केशवदास जी की है। इनको अलंकारवादी कवि कहते थे। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और तैयार हुआ। ऊपर आदि कवित्री आपसे पूछा गया है, आदि कवि कौन होता है, आदि और आदि ग्रंथ आपको बता दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये श्लेष का उदाहरण है और ये लाइन दी थी केशवदास जी ने और इनको कहा जाता है अलंकारवादी कवि, ठीक। अब भूषण का यहाँ पे अर्थ देख लीजिए। भूषण मतलब क्या होता है, यहाँ पे भूषण कविता के लिए सुंदर अक्षर, सुंदर शब्द हैं। वनिता स्त्री के लिए सुंदर आभूषण है। और यही भूषण ही भित्ति मतलब दीवार के लिए आप ये समझ लीजिए एशियन पेंट है। जब अलंकार पढ़ाएंगे तब आपको इसको अच्छे से पढ़ाएंगे। तो ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है और यहाँ पे भूषण क्या है, भूषण इन तीनों के लिए अलग अलग अर्थ रख रहा है। जैसे पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, ठीक है। ये अलंकार में सब आपको बताएंगे। यहाँ पानी का अर्थ एक बार क्या है, मनुष्य के लिए इज्जत, मोती के लिए चमक। तो यहाँ पानी के अर्थ अलग हो रहे हैं। तो ये क्या व्यंजना के उदाहरण होते हैं, यानी इनकी अलंकारी जो भाषा होती है वो व्यंजना होती है, ठीक है। जिसमें एक ही श्लेष अलंकार के, जिसमें एक ही शब्द से कई अर्थ, श्लेष मतलब क्या होता है, चिपके हुए हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, व्यंजना हो गया। तो पहला जो कहा जा रहा है वो समझा जा रहा है, दूसरा जो कहा जा रहा है उसका भाव दूसरा, और तीसरा क्या है, जो कहा गया उसके कई सारे अर्थ हैं। तो ये क्या है, ये शब्द शक्ति के प्रकार होते हैं। और यही इसमें विशेष में नीचे लिखा है कि सारे मुहावरे क्या होते हैं, लाक्षणिक होते हैं। ये तो हम आपको बता चुके, ठीक। अब देखो, अब बात करते हैं हम क्या कि रचना, बनावट, गठन, संगठनात्मक और व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के प्रकार। अब देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको रचना देखने को मिलेगा, रचना के सेकंड बाद आपको व्युत्पत्ति देखने को मिलेगा, फिर गठन, बनावट और आदि आएंगे। तो हम समझ लेते हैं कि रचना और व्युत्पत्ति है क्या। आपको इससे पहले हमने वर्ण में भी पढ़ाया था। देखिए रचना और व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति देखिए रचना तो आपको दिक्कत नहीं करेगी। रचना के विषय में एक बात बता दें, हिंदी में कहीं भी रचना पूछें तो आप ये मान लीजिए कि 90% के ऊपर रचना 3 ही प्रकार की ज़्यादातर होती है। अब इसको एकदम ये ना मान लेना कि हमने बता दिया 3 ही तो हर जगह 3, लेकिन 90% आपको रचना के आधार पर जो भी चीज़ें मिलेंगी वो 3 ही मिलेंगी, ठीक। अब व्युत्पत्ति जो कन्फ्यूज़न करता है वो क्या करता है, व्युत्पत्ति और उत्पत्ति, व्युत्पत्ति और उत्पत्ति आपको कन्फ्यूज़न करता है। तो ये समझ लीजिए क्या होता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। कभी कभी जो बच्चे इसको क्या मान लेते हैं, एक ही मान लेते हैं। तो ये अलग अलग है। व्युत्पत्ति और उत्पत्ति में अंतर ये है, उत्पत्ति हम कहते हैं, हमने कहा किसी का स्रोत, ठीक है, स्रोत के आधार पे, स्रोत आपको बताया था ना वर्ण में, स्रोत के आधार पे वर्ण के, उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति, स्रोत, ये सब क्या, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं। यानी कि हमें जब इनकी उत्पत्ति का प्राकृतिक ढंग से क्या पता चलता है, तो उत्पत्ति क्या है, प्राकृतिक है, और व्युत्पत्ति क्या होता है, ये कृत्रिम होता है। बस इतना अंतर समझ लीजिए कि व्युत्पत्ति और उत्पत्ति में यदि अंतर पूछ दे तो उत्पत्ति प्राकृतिक है और व्युत्पत्ति क्या है, जिसको कृत्रिम है, जिसको मानव बनाता है, और उत्पत्ति क्या है, जो स्वयं होती हैं, मानव इनको नहीं बनाता है, ठीक है।
अब देखो ये होते कितने प्रकार के हैं, तो ये होते 3 प्रकार के हैं। ये होते कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। एक ऋण, दूसरा योग ऋण, तीसरा यौगिक। अब इसको समझते हैं कि ऋण और योग ऋण और यौगिक में क्या अंतर है। अब देखिए ऋण शब्द वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते। जैसे कोई ऋण शब्द है राम। अब राम का हमने किया खंड, तो ऐसे कर लेते हैं, चलिए भी यहाँ पे संधि विच्छेद नहीं कर रहे हैं, तो रा फिर बड़ा आ फिर माँ, ऐसे होगा ना, नहीं करते हैं। अब ये बताइए इस रा का क्या अर्थ है, इस माँ का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है ना, तो यानी कि इसके सार्थक खंड नहीं हो सकते। यदि कोई भी शब्द है उसका सार्थक खंड कर रहे हैं तो क्या है, उसके सार्थक खंड नहीं होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो दूसरी बात, यहीं पे हम एक उदाहरण और लेते हैं कमल का। कमल, अब कमल का हमने क्या किया, सार्थक खंड कर दिया। होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके भी सार्थक खंड नहीं हो रहे हैं, इस वजह से ये क्या है, ऋण शब्द है। ठीक, अब देखो, अब बात करते हैं ऋण शब्द की। ये बात हो गई, आपको समझ लेना है जिसके सार्थक खंड नहीं हो वो क्या होता है, ऋण होता है। अब देखो ये उदाहरण आपको अभी बताया था, लिखे हुए हैं। अब देखो, अब बात करते हैं आपसे योग ऋण की। तो योग ऋण क्या है, वे शब्द जो सार्थक खंडों में विभाजित हो जाते हैं और अपना सामान्य अर्थ छोड़ करके विशेष के लिए ऋण हो जाते हैं। अब देखो है क्या कि जैसे हमने कहा मुरलीधर लिखा हुआ है, इसका यदि हमने खंड किया तो मुरली प्लस धर हो गया। अब सार्थक यानी कि मुरली का कोई एक ना अर्थ निकल रहा है, मुरली बनाने वाली, बजाने वाली मुरली, और धर मतलब धारण करने वाला। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है, यानी कि इसका भी एक अर्थ है, इसका भी एक अर्थ है, तो ये सार्थक खंडों में विभाजित हो जाता है। लेकिन जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमें एक बात का ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी का संधि विच्छेद करें तो जो उसका अर्थ हो मूल शब्द का, वही टुकड़ों का भी अर्थ निकले मिला के। जब मुरलीधर का अर्थ क्या, मुरली धारण करने वाला, और मुरली प्लस धर, मुरली प्लस धारण करने वाला, इनका भी तो वही अर्थ निकल रहा है। तो ये क्या है, संधि विच्छेद में सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य यही बात होती है। तो मुरलीधर, मुरली प्लस धर हो गया। अब देखो ये ऋण कैसे हुआ। अब ये ऋण कैसे हुआ, ये देखो ये सामान्य अर्थ कैसे छोड़ रहा है। जैसे हमने कहा मुरलीधर, तुरंत हमारा दिमाग कहाँ गया, भगवान श्री कृष्ण पे गया ना, और किसी का तो नहीं आ रहा है, भगवान राम का नहीं आ रहा है ना। जैसे कहा लंबोदर, लंबोदर कहने पे क्या, भगवान श्री गणेश। अब लंबोदर यानी कि जिसका लंबा उदर हो, उदर मतलब पेट। अब कई लोग अपने यहाँ टहल रहे हैं जिनके बहुत बड़े बड़े पेट हैं, तो क्या वो गणेश जी हो गए? नहीं हो गए। यदि हम किसी को मुरली पकड़ा देंगे तो क्या वो कृष्ण हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। ऐसे ही हिमालय है, हिमालय में यदि किसी भी पर्वत के ऊपर हिम इकट्ठा हो जाएगी, जम जाएगी, तो क्या वह हिमालय हो जाएगा? नहीं होगा। चारपाई, चारपाई तो ये आप देखिए तख़त में भी 4 पावे होते हैं, ठीक है, जिसमें आप पढ़ते हैं मेज में, उसमें भी 4 पावे होते हैं, लेकिन चारपाई कहते ही हमारा क्या अर्थ तुरंत चारपाई पे ही जाता है। इसको देसी भाषा में बोला जाए तो खटिया पे जाता है ना। तो ये क्या है, चारपाई का तुरंत हमारा दिमाग कहाँ गया, खटिया पे गया। अब देखो, अब इनके सबके यदि करोगे तो सार्थक खंड हो जाएंगे। जैसे चारपाई, 4 प्लस पाई, ठीक है, तो इनके सबके क्या हो जाएंगे, सार्थक खंड हो जाएंगे। लेकिन एक यहाँ पे लिखा हुआ है पंकज, आप देख रहे हैं ना, जैसे हमने कहा पंकज, अब इसके आप करेंगे तो आपको लग रहा होगा, देखो ये तो जो है पा और का और जा, ये नहीं हो रहा, ये तो मतलब ऋण में जाना चाहिए। लेकिन ऋण में क्यों नहीं गया, उसका समझिए क्या होता है। देखो ऋण में हमेशा मूल चीज़ जाती है। जैसे ही हमने पंकज कहा, पंकज कहते ही आपके दिमाग में पंकज नहीं जा रहा है, आपके दिमाग में क्या टच कर रहा है, कमल कर रहा है ना, कमल। तो क्या है, जैसे ही हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं और मूल शब्द की ओर हमारा ध्यान जाता है तो क्या होता है, वो योग ऋण हो जाता है। इस बात को बहुत याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, सिर्फ इसी चक्कर में कि इसके सार्थक खंड नहीं हो रहे हैं तो बच्चे क्या लगा देते हैं, इसको ऋण शब्द मान लेते हैं। लेकिन नहीं, जैसे ही ऋण शब्द में क्या, ऋण शब्द में हमेशा मूल शब्द आते हैं, लेकिन योग ऋण में कभी भी
मूल शब्द नहीं आता है। खग माने क्या होता है? पक्षी होता है। पक्षी आया तो ऋण, लेकिन खग आ गया तो योग ऋण, ये बात याद रखनी है। कमल आ गया तो ऋण, लेकिन पंकज मतलब क्या होता है? कमल होता है। यदि पंकज आ गया तो वो क्या होता है? योग ऋण। इस बात को विशेष रूप से याद रखना है। ठीक, अब देखिए, अब बात करते हैं यौगिक पे। यौगिक क्या होता है? यौगिक को यदि कहें तो ये स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं कर पाता है कभी भी। यदि दो ऋण शब्दों से मिलकर बना होता है, इनके भी दो सार्थक शब्द हो सकते हैं। जैसे हमने कहा विद्यालय, ठीक है, पुस्तकालय, जैसे हमने कहा पुस्तकालय, पुस्तकालय कहा तो पुस्तकालय क्या? पुस्तक प्लस आलय, ठीक है। अब देखो इसके सार्थक खंड भी हो रहे हैं, ठीक, पुस्तकालय। अब देखो ये जो है योग ऋण से कैसे अलग है। जैसे मुरलीधर कहा तो हमारा दिमाग जा रहा था भगवान श्री कृष्ण पर, लेकिन जैसे ही हमने कहा विद्यालय तो आपके दिमाग में कोई एक विद्यालय जा रहा है क्या? आपके दिमाग में तुरंत एक बात क्लिक कर रही है, कौन सा विद्यालय? DAV, DVS, SD, कौन सा विद्यालय? दयानंद, सरस्वती, कौन सा विद्यालय? BHU, नहीं ना, विश्वविद्यालय। यदि हम कुछ भी कहें तो जब हमारे अंदर ये प्रश्न उठे कौन सा, तो वो यौगिक हो जाता है। जैसे पुस्तकालय कौन सा? प्रधानमंत्री कौन से? राजाज्ञा कौन सी? ठीक है। अब रामराज्य आज भी हो सकता है। आज भी क्या है? रामराज्य हो सकता है। आदमी क्या कहते हैं? हम रामराज्य स्थापित कर रहे हैं ना, रामराज्य स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि कई जो शासक आके रामराज्य स्थापित कर दें तो ये कौन सा रामराज्य? ठीक है। तो विद्यालय क्या है? विद्यालय, पुस्तकालय, रामराज्य, प्रधानमंत्री, राजाज्ञा, ये सब क्या है? जैसे ही कहते ही हमारे मन में आए तुरंत कौन सा पर्टिकुलर एक पे दिमाग ना जाए, वो क्या होगा? यौगिक हो गया। एक पे दिमाग गया तो योग ऋण, एक पे दिमाग नहीं गया, जहाँ एक अंदर प्रश्न उठे कौन सा, तो यौगिक। और जो मूल शब्द होते हैं वो क्या हो जाएंगे? ऋण, जिसका कोई सार्थक खंड ना हो। ठीक है, यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई होगी। यही मैंने अभी बात यहाँ पे कही थी कि यौगिक क्या है? स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं कर पाते हैं, यानी कि हम स्वतंत्र रूप से यदि शब्द बोलें, जैसे हमने कहा मुरलीधर, ये स्वतंत्र सत्ता धारण किए भगवान श्री कृष्ण, लेकिन विद्यालय कौन सा? स्वतंत्र सत्ता खत्म, यानी कि विद्यालय कौन सा? जहाँ पे शब्द आ गया स्वतंत्र सत्ता इसकी नहीं रही। तो ऐसे भी पूछ देते हैं स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाला क्या होता है? यौगिक होता है। ठीक, अब देखो, अब बात करते हैं विकारी और अविकारी की। विकारी या परिवर्तन के आधार पर शब्द क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। देखो, इनके विषय में हम बात करेंगे आगे चल के, लेकिन यहाँ पे आया है शब्द में होता है तो शब्द में इसको थोड़ा सा पढ़ लें कि विकारी या अविकारी ये दोनों ही चार प्रकार के होते हैं। इस बात को बहुत ढंग से याद कर लेना, और आते हैं इन चारों के प्रकार भी याद करना है आपको कि विकारी क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब देखो, विकारी वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विकारी कहते हैं। जैसे हमने कहा संज्ञा, संज्ञा है लड़का, क्या है? संज्ञा है। लड़का क्या हो गया? लड़की, लिंग के आधार पर परिवर्तन हो गया। सर्वनाम, मेरा, मेरी, वह, वे, ठीक है। अब क्रिया, क्रिया क्या हो गया? रहा है, रही है, रहा है का रही है हो जाएगा। अब विशेषण क्या है? विशेषण देखो, विशेषण गुण दोष के आधार पे देखें तो क्या होता है? सुंदर, गुण है सुंदरता। अब विशेषण होता है एक रूप रंग के आधार पे, हमने कहा काला तो हो गया कालापन। अब एक होता है दशावस्था के आधार पे, हमने कहा बूढ़ा, अब बूढ़ा का बुढ़ापा। तो आप यहाँ घबराइए ना कि सर ये बोल रहे हैं कि गुण दोष, रूप रंग, दशावस्था, ये सब पढ़ाएंगे। ये सब क्या है? ये अलग अलग टॉपिक हैं, सब पढ़ाएंगे। बस यहाँ पे क्या समझना है, समझने वाली आपको बात है, समझाना चाहता हूँ कि ये क्या परिवर्तन हो जाते हैं, तो ये क्या विकारी कहलाते हैं। विकारी मतलब परिवर्तन हो जाए। विकार का दूसरा अर्थ होता है परिवर्तन। तो जिनमें परिवर्तन हो जाए वो विकारी, और जिनमें परिवर्तन ना हो वो अविकारी। विकारी मतलब ही होता है परिवर्तन, अविकारी मतलब परिवर्तन ना हो। ठीक, तो ये चार होते हैं जिनमें परिवर्तन हो जाता है। इसमें याद कर लेना है हमको, विकारी शब्द जैसे ही बोले तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, बस ये चारों दे देंगे। चारों में से एक गायब कर देंगे, एक इसमें डाल देंगे क्रिया विशेषण। पूछेंगे ये कौन सा अविकारी शब्द है, ऐसे पूछते हैं। तो ये चारों याद करने हैं ढंग से।
अब देखो अभिकारी क्या है, जिसमें परिवर्तन ना हो, जैसे हमने कहा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कहा, क्रिया विशेषण कहते ही क्या है, धीरे धीरे। वह धीरे धीरे चल रहा है, तो चलना तो क्रिया हो गया, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, क्रिया की विशेषता हो गई। धीरे धीरे क्या चेंज हो सकता है, नहीं चेंज कर सकते। कैसे चेंज करेंगे, नहीं हो सकता ना। अब समुच्चय बोधक देखिए, समुच्चय बोधक यदि कहा जाए तो अभी आपको आगे पढ़ाएंगे इसी में कि मतलब मिलना, लोगों का समुच्चय मतलब मिलना। जैसे हमने कहा कौरव और पांडव गुरु के शिष्य थे, द्रोण के, ठीक है, शिष्य थे। तो कौरव 100 थे, पांडव 5 थे, और क्या, और से जोड़ दिया गया, तो ये क्या है, ये समुच्चय बोधक हो गया। तो और में कुछ परिवर्तन हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब हमने कहा संबंध सूचक। अब संबंध सूचक क्या होता है, संबंध का की के होता है, अभी कारक में पढ़ाएंगे, लेकिन संबंध जैसे हमने कहा चीता हिरण के पीछे भाग रहा है, तो यहाँ के पीछे आया, तो के पीछे में कोई परिवर्तन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया, ये संबंध सूचक। और विस्मयाद आपको पता ही है, हे हो अरे, मतलब जो दिल से या एकदम अचानक से आवाज़ निकले, अरे वाह क्या बात है, ये क्या है, तो वह क्या हो गया, विस्मयाद बोधक चिन्ह के साथ ही आता है, ईजी होता है, ठीक है। तो यानी कि ये वाह में कोई परिवर्तन हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये सब क्या हैं, ये विकारी हैं, ठीक है। तो मित्रों आज आपको शब्द समझाया गया, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहन देते हैं, तो आप लोग लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि जितने लोग जुड़ते रहेंगे उतना ही अधिक मैं ऊर्जावान होता रहूँगा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।